धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। दोस्तों मित्रों, आज हम लोग जो है आपका रीट का लेवल फर्स्ट और लेवल द्वितीय दोनों का जो है रीट का एक मॉडल पेपर में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो उस मॉडल पेपर पर दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। परीक्षा के जो पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित है। जो पीछे के प्रश्न पत्र अपन ने किए थे, ठीक है ना, 2011 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न पत्रों पर अपन लोगों ने चर्चा कर ली है। तो मैं चाहता हूँ कुछ जो मॉडल पेपर भी आपके साथ साझा करूँ। तो यहाँ आइएगा, पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके गद्यांश आ गया। परीक्षा में भी आपका गद्यांश आएगा। राजस्थान की जो संस्कृति है, कला संस्कृति लेकर के पद्यांश आएगा या गद्यांश आएगा। तो यहाँ आइएगा, क्या दिया है, उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति। जो त्याग की भूमि है दोस्तों, उद्भव की भूमि है, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इयम राज्यम सूरानाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सतीनाम च जोहर परंपरायाम विश्वस्मिन जगति महतीम प्रसिद्धिम अलभत। ये जो राज्य है मेवाड़ राज्य, ये सूरवीरों के शौर्य से जो है सती जो नारियां हुई थी उनके जौहर से संपूर्ण जगत में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीरानाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की बहुत लंबी परंपरा विद्यमान है। अस्याम एवं परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। और इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। जो प्रताप है वो बाल्यकाल से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक था। पितु उदय सिंह से अनंतरम प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस 32 वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। और पिता जो उदय सिंह है, उदय सिंह के बाद जो प्रताप है, महाराणा प्रताप की जो है महाराणा की पदवी को प्राप्त करके जब 32 साल के तब थे, तब मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान हुए थे। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों गद्यांश दे रखा है। मेवाड़ राज्य की क्या महत्ता है उसके बारे में दिया। तो आइएगा प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आया, प्राप्य इत्यत्र कह प्रत्यय। प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है, यत, हण्यत, क्यप या लेप प्रत्यय। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यत नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर यह शेष रहता है। नियत में भी यह शेष रहता है। यत होगा तो यह होगा और गुण होगा, गुण आदेश होगा, मतलब ए ओ और अर होगा, गुण है नहीं। नियत होगा तो वृद्धि होगी, वृद्धि भी यहाँ पर हुई नहीं है। क्यप होगा तो यह होगा और यहाँ पर गुण वृद्धि निषेध होता है, ना तो गुण होती है और ना ही वृद्धि होती है, गुण वृद्धि निषेध। तो पीछे बच गया दोस्तों लेप। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। लेप में दोस्तों यह शेष रहता है। लेप में भी क्या शेष रहता है, यह। जहां भी लेप प्रत्यय होगा वहां पहले आएगा उपसर्ग, फिर आएगी धातु और फिर आएगा लेप प्रत्यय। लेप का य, लेप का क्या आएगा, य, उपसर्ग धातु और य। तो यहां पर प्र तो उपसर्ग हो गया, आप धातु हो गई और लेप प्रत्यय हो गया। तो पद बनेगा प्राप्य। प्र उपसर्ग, आप धातु और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय दोस्तों कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका जो विधायक सूत्र है समास से
अने पूर्वे त्व लेप। समास से अने पूर्वे कत्व लेप। ये कहता है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। ये कह रहा है पूर्व पद में नय नहीं होना चाहिए, नय के अलावा कुछ भी हो, नय नहीं होना चाहिए। तो उत्तर पद में धातु से परे जो कत्वा प्रत्यय आता है, कत्वा के स्थान पर दोस्तों लेप आदेश होगा। कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा? लेप होगा। चूंकि कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है तो लेप प्रत्यय भी दोस्तों कर के अर्थ में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर करेंगे अपन डी विकल्प, लेप प्रत्यय। फिर आइएगा बाल्य कालात एव इत्यत्र कह संधि इष्टुत्व इष्टुत्व जसत्व। यहां संधि हो जाएगी दोस्तों जसत्व संधि। क्यों? देखिए जसत्व संधि का जो नियम होता है, जलाम जसो अंते, सूत्र होता है जलाम जसो अंते। सूत्र क्या कहता है? पद के अंत में झल आए। झल का मतलब है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर। झल, झल एक प्रत्यार है तो उस झल को जस होता है। जस मतलब जो भी अक्षर आया है उसी वर्ग का तृतीय अक्षर, उसी लाइन का तृतीय अक्षर। ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द, ये होगा। क वर्ग का अक्षर आया तो ग होगा, च वर्ग का आया तो ज होगा, प वर्ग का आया तो ब होगा, उसी लाइन का दोस्तों तीसरा अक्षर होगा। अब बात करते हैं अपन इसी उदाहरण की। बाल्य कालात धन एव। तो यहां पर देखिएगा त था, त का तीसरा होता है दोस्तों द, त थ द, बाल्य कालाद एव। अब द में एक ही मात्रा डाल दीजिएगा, बाल्य कालाद एव। जसत्व संधि, पहले के स्थान पर तीसरा आदेश। जैसे अपन कहते हैं वाक धन ईसह, तो क का तीसरा ग होता है दोस्तों, रू बनेगा वागीसह। जैसे आगे अच धन अंतः, तो च का तीसरा होता है ज, तो रू बन जाएगा अजंतः। क्या आ जाएगा? क वर्ग है तो ग होगा, च वर्ग है तो ज हो जाएगा, त वर्ग है तो द हो जाएगा। इसी तरह आ जाए अप धन ज, तो प वर्ग आ गया तो प का तीसरा ब होता है, बन जाएगा अबजह। इसी तरह अपन कह सकते हैं जगत धन ईशः, जगदीश, सत धन आचार, सदाचार। उसी लाइन का दोस्तों तीसरा अक्षर करना कौन सी संधि कहलाती है? कि सर वो जसत्व संधि कहलाएगी। फिर आइएगा जगति अस्मिन पदे का विभक्ति। जगति जो शब्द आया है इसमें दोस्तों कौन सी विभक्ति है? ये सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा या तृतीय विभक्ति। जो जगति शब्द आया है इसमें दोस्तों कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जगति पद में? बहुत अच्छे, सप्तमी विभक्ति आई है। जगत शब्द तकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है, तकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है। इसके सप्तमी के एक वचन में जगति रूप बनता है। जगति, जगतो हो, जगत्सु, जगति, जगतो हो, जगत्सु। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है? जगति रूप। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जगति छोटी ई की मात्रा होगी तो वहां पर सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप माना जाएगा। तो यहाँ विकल्प आपका ए सही होगा। फिर आइएगा सुदीर्घा। यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछा जा रहा है, सीधा सीधा ही दिख रहा है, सु उपसर्ग है, उपसर्ग है। उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है दोस्तों उपसर्गा क्रिया योगे। ये मित्रों ये सूत्र क्या कहता है? उपसर्गा क्रिया योगे। ये कहता है क्रिया मतलब धातु के साथ योग होने पर
क्रिया के साथ योग होने पर प्र, परा इत्यादि 22 शब्दांशों की उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा होती है तथा यह सूत्र उपसर्ग संज्ञा का विधायक है। उपसर्ग संज्ञा का विधायक है मतलब संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं कि सर 22 उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या पूछे तो उपसर्ग कितने हैं कि सर 22 है। प्रयोग हमेशा धातु से पहले होता है। द्वाविंशति संख्या है 22। द्वाविंशति कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, प्रति, परि, अभि और उप। इस तरीके से उपसर्गों की संख्या पूछे तो कितनी करके आओगे? 22 करके आएंगे। उपसर्ग संख्या का सूत्र पूछे तो क्या करके आओगे? उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे कब होती है? जब ये किसी न किसी क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर सु तो उपसर्ग आ गया और दीर्घ मूल शब्द हो गया तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। फिर आइएगा प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीद। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। वीर योद्धा, बाल्यकालादेव, प्रताप सभी किसकी विशेषताएं बतलाई जा रही है? प्रताप की विशेषताएं बतलाई जा रही है कि प्रताप है वो बचपन से कैसा था कि वीर योद्धा ये विशेषण है। कुशल सेनानी, धीर नायक ये तो विशेषण हो गए। विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। अथवा जो पद क्रिया के साथ अन्वित होता है। अन्वित मतलब जुड़ता है, उसको कहेंगे दोस्तों विशेष्य। तो यहां हो गया प्रताप और विशेषण। विशेष्य की जो विशेषता बतलाई जाए, विशेष्य की जो विशेषता बतलाई जाए वो होता है विशेषण। तो यहाँ विशेषण तो ये हो गया कुशल सेनानी, धीर नायक और वीर योद्धा, ये तो विशेषण हो गया। और विशेष्य हो गया दोस्तों प्रताप, क्योंकि यहाँ पर प्रताप की जो है विशेषताएं बतलाई जा रही है कि प्रताप जो है बचपन में कैसा था। प्रताप बचपन में कैसा था। यहाँ पर आइएगा फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रति शब्द अस्ति। प्रति शब्द है संज्ञावाची, सर्वनामवाची, अव्ययवाची या विशेषणवाची। कैसा शब्द है बताइएगा? जो प्रति शब्द दिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है। प्रति का मतलब होता है की और प्रति शब्द दोस्तों अव्यय है। अव्यय उससे कहते हैं जिसमें कभी भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में विकार या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नास्ति व्ययः विकृतिः विनाशः यस्य यस्मिन् वा तद
अव्ययम, तद अव्ययम। या आप यूं भी कह सकते हैं सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम, तद अव्ययम। अर्थात जो तीनों लिंगों में तीनों वचनों में वह सातों विभक्तियों में विकार या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अव्यय। तो यहाँ प्रति है वो क्या है? अव्यय है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों की और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। योग में विभक्ति आएगी द्वितीय, योग में द्वितीय। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी शब्द रहेगा उसमें मित्रों हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विभक्ति कौन सी कर देंगे लेकर के, द्वितीय विभक्ति का वहां पर प्रयोग किया जाएगा। फिर आइएगा पद्यांश आ गया दोस्तों। श्रोतम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पानी न तु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारी न तो चंदनेन। जो होता है दोस्तों यहाँ पर परोपकार की जो महत्ता है उसके बारे में दिए रखा है कि जो कान होता है, कान की श्रोत्रम है, कान की शोभा जो कुंडल पहनने से नहीं होती बल्कि अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुनने से होती है। हाथ की शोभा, पानी का मतलब है हाथ, हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान देने से होती है। और जो करुणा परायण लोग होते हैं उनका जो शरीर है वो परोपकार से चमकता है, न कि चंदन का लेप करने से। यहाँ ये का प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तुत पद्य कह छंद, पद्य में कौन सा छंद आया? उपजाति, वंशस्थ, इंद्रवज्रा या उपेंद्र वज्रा। तो वो छंद का प्रश्न है तो पहला कार्य करेगा कि अपन वर्णों की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 11 अक्षर है। इंद्रवज्रा भी हो सकता है, उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, उपजाति भी हो सकता है, क्योंकि 11 के 3 छंद है। अब मेरे को लघु गुरु के चिन्ह लगाने होंगे। ये आइएगा गुरु गुरु लघु, ये तगन आ गया, ये गुरु गुरु लघु, यहाँ भी तगन आ गया दोस्तों, ये लघु गुरु लघु, ये जगन आ गया, ये लघु गुरु लघु, यहाँ भी जगन आ गया। 2 में इंद्र वज्रा है, 2 में उपेंद्र वज्रा है। क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिश्रित हो रहे इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा कि सर यहाँ उपजाति छंद होगा। कौन सा छंद होगा? उपजाति, है ना। कि जिस छंद में इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिश्रित होते हैं, मिश्रित होते हैं, उसे उपजाति छंद कहते हैं। इसे मिश्रित छंद भी कहते हैं, इसे मिश्रित छंद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिश्रित होते हैं। ये एक वर्णिक छंद है, ये एक वर्णिक छंद है। इस छंद वाले पद्य के प्रत्येक चरण में
एकादश वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तथा कुल 44 चतुश्चत्वारिंशत् वर्ण होते हैं। कुल 44 वर्ण होंगे, चरण में 11 अक्षर होंगे और इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र दोनों के लक्षण इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिश्रित होंगे। तो उसे अपन लेकर के कौन सा छंद कहेंगे, उपजाति छंद कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। परोपकार शब्दे कह समास अस्ति। जो परोपकार शब्द है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, अविभाव, द्वंद्व। यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि द्विगु समास होता तो पूर्व पद संख्यावाची होता, पूर्व पद संख्यावाची। अविभाव होता तो पूर्व पद में अव्यय आता, पूर्व पद में क्या आता, अव्यय आता। और द्वंद्व होता तो जो समस्त पद है वो द्विवचन या बहुवचन में होता, द्विवचन या बहुवचन में होता। तो यहां पर समास है तत्पुरुष समास। परेशान उपकारः इति परोपकारः। दूसरों का उपकार परोपकारः। जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। अर्थात तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। फिर आइएगा, नेव पदे संधि अस्ति। नेव पद में संधि है दोस्तों, सीधी सीधी दो मात्राएं दिखाई दे रही है, और दो मात्राएं दिखते ही कौन सी संधि होती है, गुण, अयादि, वृद्धि या यण। मैंने पहचान भी बतलाई थी। गुण होगा तो आपको दिखाई देगा ए, ओ, अर या अल, ये दिखाई देगा। अयादि होगी तो दिखाई देगा आय, अव, आय और आव, ये दिखाई देंगे बीच में। ठीक है। वृद्धि होगी तो दिखाई देगा आई, औ और आर, और यन होगा तो दिखाई देगा य, व, र, ल। तो यहां पर मेरे को दो मात्राएं दिखाई दे रही है, आई दिखाई दे रहा है। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। न, धन, एव। न का अ, एव का ए, इन दोनों की जगह पर एक एकादेश होगा आई, रूप बनेगा नाइव। सूत्र होता है दोस्तों वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए या आई आता है तो दोनों के स्थान पर एक एकादेश होगा आई, दोनों जाएंगे, दोनों को क्या करोगे, आई। दूसरा नियम है अ या आ के बाद यदि ओ या औ दिखाई देता है तो दोनों के स्थान पर दोस्तों
जो आदेश होगा वो होगा औ। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के बाद ए था तो क्या हो गया, ऐ हो गया, और ओ औ होता तो क्या हो जाता, औ हो जाता। तो संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, यहाँ पर वृद्धि संधि। फिर आइएगा, दानेन पदे विभक्ति अस्ति। दानेन पद में विभक्ति चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या पंचमी। तृतीया विभक्ति का एक वचन का जो है रूप है दोस्तों, जैसे राम शब्द होता है रामेण, बालक शब्द होता है बालकेन। उसी तरह दान शब्द है तो दान का तृतीया विभक्ति एक वचन में दानेन रूप बनता है। दान शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन पद बनेगा दोस्तों दानेन। तृतीय विभक्ति का जो एक वचन का रूप है मित्रों वो क्या बन जाएगा, दानेन रूप लेकर के निष्पन्न होगा। फिर आइएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिवाली धमाका ऑफर दोस्तों 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, डेट मत भूलिएगा, 24 से लेकर के 3 तक उत्कर्ष ऐप में जो भी टेस्ट सीरीज है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, सभी पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। तो यदि आपको दोस्तों आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में क्रैश करना है तो आपको टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी को जांचना होगा। तो उत्कर्ष की जल्दी से जल्दी आप टेस्ट सीरीज खरीदिएगा, जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर आइएगा, एक और गद्यांश दिया गया है, पाणिनि संस्कृतस्य महान वैयाकरण आसीत्। पाणिनि संस्कृत के महान वैयाकरण थे। पाणिनि जन्म ख्रीस्ताब्द पूर्व 7वीं शताब्द्याम सालातुर ग्रामे अभवत। जो पाणिनि का जन्म है वो 7वीं शताब्दी में सलातुर ग्राम में हुआ था। तस्य मातुः नाम दाक्षी आसीत्। उनकी माता का नाम दाक्षी था। अतएव स दाक्षी पुत्र इत्यपि कथ्यते। इसलिए पाणिनि को दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। पणिना इति तस्य पितुः नाम आसीत्। उसके पिताजी का नाम पणिन था, अतः तस्य नाम पाणिनि अभवत, इसलिए उसका नाम पाणिनि रखा गया। आचार्य वर्ष पाणिनि गुरु आसीत्। आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि तक्षशिला विद्यापीठे शिक्षा में प्राप्तवान। स अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथम लिखितवान। उसने अष्टाध्यायी ये व्याकरण ग्रंथ लिखा था। अस्मिन् ग्रंथे 8 अध्याय सन्ति। इस ग्रंथ में 8 अध्याय है। अत्रैव अस्य नाम अष्टाध्यायी इति अस्ति। इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनेः अष्टाध्यायीम् अधिकृत्य कात्यायनः वार्तिकानि अलिखत। पाणिनि की अष्टाध्यायी को लेकर के कात्यायन ने वार्तिक लिखे। महामुनि पतंजलि अष्टाध्यायी वार्तिका नाम च व्याख्या रूपम महाभाष्य नाम ग्रंथम लिखितवान। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी और वार्तिकों के व्याख्या रूप में महाभाष्य व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। फिर आइएगा, महर्षि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के बारे में दिया। प्रश्न को देखते हैं। पितुः इत्यत्र का विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या चतुर्थी। जो पितृ शब्द है मूल रूप से ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है पितृ। पितृ ऋकारांत अंत में री है, पुल्लिंग शब्द है। षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है उसमें रूप बनता है दोस्तों पितुः। पितुः षष्ठी विभक्ति एक वचन पितुः। षष्ठी के एक वचन में दोस्तों क्या रूप बन जाएगा, पितुः। तो विकल्प आपका सी सही होगा। फिर आइएगा, आसीत इत्यत्र कह लकार। जो आसीत शब्द आया दोस्तों, इसमें कौन सा लकार आया है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लिट लकार। जो आसीत शब्द आया है, आसीत शब्द में दोस्तों लंग लकार का प्रयोग हुआ है। आसीत में है ना, अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अस धातु होने अर्थ में लंग लकार जिसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन, रूप बनता है आसीत। प्रथम पुरुष के जो रूप बनेंगे, आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन। प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा,
आसीत, प्रथम पुरुष है ना। और लट लकार होगा अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, ठीक है ना ये। और लिट लकार होगा तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। और लोट लगा में अस्तु स्ताम संतु, इस तरीके से लोट में रूप चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंग लकार का रूप। फिर आइएगा प्राप्तवान इत्यत्र कह प्रत्यय। दोस्तों यहाँ मेरे को त्वान दिखाई दे रहा है। त्वान किस में दिखता है? छत्री, सानच, त या तवतु। त्वान दिखता है दोस्तों तवतु प्रत्यय में। तो तवतु प्रत्यय है, तवतु में पुल्लिंग में दिखेगा त्वान, स्त्रीलिंग में दिखेगा त्वति, नपुंसकलिंग में दिखता है त्वत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है, तवतु प्रत्यय है। रूप बन गया आपका दोस्तों प्राप्तवान, प्राप्तवान। तवतु निष्ठा, तवतु निष्ठा। सूत्र के अनुसार तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है और भूतकालिक क्रियार्थ में प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्यय आता है दोस्तों भाववाच्य और कर्मवाच्य में, और तवतु प्रत्यय आता है कर्तृवाच्य में। कृत प्रत्यय आएगा भाव और कर्म अर्थ में, भाववाच्य व कर्मवाच्य में, और तवतु प्रत्यय आता है दोस्तों कर्तृवाच्य में। तवतु आएगा कर्तृवाच्य में, कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। तो यह आपका विकल्प डी सही होगा। अधिकृत्य पदे कह प्रत्यय अस्ति। जो अधिकृत्य पद आया इसमें कौन सा प्रत्यय आया? अभी बताया मैंने, त्वा, तुमुन, ल्यप। क्योंकि देखिए त्वा होगा तो आपको दिखाई देगा त्वा पीछे, ट्वा, ध्वा या ध्वा, ये दिखाई देगा। तुमुन होगा तो दिखाई देगा तुम, तुम, ढुम या धुम, ये दिखाई देगा। ल्यप होगा तो दिखाई देगा य। नवुल होगा तो दिखाई देगा अक, अकह, इका और अकम। तो यहां पर दोस्तों अधि तो उपसर्ग आ गया, क्री धातु आ गई और ल्यप प्रत्यय आ गया। पद बन गया अधिकृत्य, अधिकृत्य। जहां भी ल्यप प्रत्यय होगा वहां पहले आपको उपसर्ग दिखेगा, देन धातु दिखेगी और फिर प्रत्यय दिखेगा। चूंकि ल्यप प्रत्यय कित होता है इसलिए यहाँ पर गुण और वृद्धि का निषेध होता है। ना तो गुण आदेश होगा और ना ही वृद्धि आदेश होता है, गुण और वृद्धि का निषेध होता है। गुण वृद्धि निषेध, गुण और वृद्धि आदेश यहाँ पर नहीं होता है। फिर आइएगा नेक्स्ट प्रश्न, इति अपि पदे का संधि। इति अपि यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि। यहाँ मेरे को दोस्तों आधा अक्षर और यह दिखाई दे रहा है और आपको अच्छे से पता है कि आधा अक्षर और यह कौन सी संधि में दिखाई देता है कि सर यण संधि में दिखाई देता है। इति धन अपि, यहाँ जो इति का ई है इस ई के स्थान पर मित्रों यह आदेश होगा, ई के स्थान पर यह आदेश होगा। फिर जोड़ दीजिएगा इत यपि। जो यण संधि है इसका नियम होता है दोस्तों इको यणचि। यण का नियम होता है इको यणचि। इको यणचि कहता है ई, उ, री और री। इनके बाद यदि आपको असमान स्वर दिखाई दे, असमान मतलब इधर ई आया तो इधर ई नहीं होना चाहिए, ई के अलावा,
तो क्या करना है, ई को यह करना है, ऊ को वह करना है, री को र करना है, ली को ल करना है। ये जाएंगे, इसके जगह पर ये आदेश होंगे। ई को यह करना, ऊ को वह करना, री को र करना, ली को ल करना। ये रहा ई, ये रहा असमान स्वर। ई को यह कर दिया, फिर जोड़ के लिख दिया दोस्तों इति अपि। कौन सी संधि हो जाएगी कि सर यहाँ पर यण संधि कर दीजिए। फिर आइएगा उत्कृष्ट दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर दोस्तों 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक। इस दिवाली उत्कृष्ट के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कृष्ट ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दोस्तों अप टू 90% डिस्काउंट, फिर उसके साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स और रिकॉर्डेड कोर्स दोस्तों फ्री दिया जा रहा है विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। जो रिकॉर्डेड कोर्स है वहां दोस्तों आपको एकदम फ्री दिया जाएगा। फिर आइएगा, फिर आया अधोलिखितम पद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 16 विंशति पर्यंतम प्रश्नाः समाधेया। पद्यांश दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या पद्यांश दिया है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमदि बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। सीधे मित्रों प्रश्न पर चलते हैं। सुदुष्करम पदे कृति उपसर्गा सन्ति। जो सुदुष्करम पद है इसमें कितने उपसर्ग है, 1 2 3 4। ये देखिएगा सु और दुस 2 उपसर्ग आए हैं। कितने उपसर्ग आए हैं कि सर इसमें 2 उपसर्ग आए हैं, है ना। सु और दुस इन 2 उपसर्गों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा दोस्तों धातु के पूर्व में होता है। उपसर्ग का प्रयोग धातु के पूर्व में होता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा धातु से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर संख्या, क्योंकि उपसर्ग में दोस्तों कई बार होता है कि अपन को उपसर्ग जो पद देकर के उनकी संख्या पूछी जाती है कि इसमें उपसर्गों की संख्या बताइएगा। तो यहाँ पर आपके 2 उपसर्ग आए हैं। फिर आइएगा मनः पदस्य लिंगम वर्तते। जो मनः पद है इसका लिंग है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम या अव्ययम। जो मनः पद है दोस्तों वो किस लिंग में आया है, नपुंसक लिंग में आया है ना। मूल रूप से मनस शब्द होता है और ये मन सकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। मनस सकारांत नपुंसक लिंग। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है दोस्तों मनः। क्या रूप बन जाएगा, मनः। फिर आइएगा माँ से रिक्त स्थान पक्षौ भवतः। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, कितने पखवाड़े होते हैं, कितने 2 पखवाड़े होते हैं दोस्तों। कितना आएगा, 2 3 4 2। अपन ने पढ़ा था कि विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन आता है। चूंकि यहाँ पर पक्षौ आया है तो आ जाएगा द्वौ। मासे द्वौ पक्षौ भवतः। महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। यहां विशेष्य पक्षौ के अनुसार विशेषण द्वौ का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार
विशेषण का लिंग विभक्ति वचन होता है। चूंकि पक्षौ पद पुल्लिंग का द्विवचन का था, इसलिए पुल्लिंग के द्विवचन में क्या आ जाएगा, दो शब्द आ जाएगा। पक्षौ है पुल्लिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग द्विवचन, इसलिए जो दो आएगा वो भी क्या आएगा, पुल्लिंग का द्विवचन का रूप आएगा। द्वे स्त्रीलिंग में या नपुंसक में होगा, त्रयः बहुवचन हो गया, चत्वारः भी बहुवचन हो गया। फिर आइएगा, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर 24 से लेकर के 3 नवंबर तक उत्कर्ष बुकशाला की जो रीड की पुस्तकें हैं दोस्तों, उस पे अप टू 80% का डिस्काउंट। आप भले रीड की गणित विज्ञान की बुक ले, सामाजिक अध्ययन की ले, ठीक है ना, लेवल 2 की, है ना, तो आपको 80% तक का दोस्तों रीड की किताबों पर भी इस दिवाली के तहत दिया जा रहा है 80% तक का डिस्काउंट। फिर आइएगा, उत्कर्ष बुकशाला की ग्रेड 1st, 2nd और 3rd की पुस्तकों पर भी दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है ना। आगे आप व्याख्याता इंग्लिश, 2nd ग्रेड अर्थव्यवस्था, 2nd ग्रेड इंग्लिश, मुख्य 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी। कृष्ण पदे संधि विग्रह स्यात्, जो कृष्ण पद है इसमें संधि विग्रह होगा। कृष्णधन 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 कृष्णधन। इष्टोत्तर संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इष्टोत्तर संधि सूत्र होता है इष्टुना इष्टु। ये क्या कहता है दोस्तों, स तवर का योग यदि स तवर के साथ होता है तो स तवर के स्थान पर स तवर का आदेश होगा, मतलब ये जाएंगे और ये आएंगे। और यदि पहले आ जाए स टवर्ग और बाद में आए स तवर्ग तो भी क्या होगा, यहां पर स टवर्ग का आदेश होगा। ये जाएंगे, इसके स्थान पर ये आदेश होंगे। यह आइएगा, यहां तक कृष्ण धन न, ये रहा स, ये रहा त थ द ध न, तो त थ द ध न 5वां अक्षर है तो हो जाएगा ट ठ ड ढ ण और रूप बन जाएगा कृष्ण कृष्ण। इसी तरह अपन कहें कि जैसे आ गया विश्व धन नु, तो यहां पर न है, न में बदलेगा, रूप बनेगा विष्णु। यह आ गया सस धन थ, त थ तो ट ठ हो जाएगा, थ बदलेगा ठ में और रूप बन जाएगा षष्ठ। इसी तरह अपन कह सकते हैं आ गया पेश धन ता, तो त है इधर, त ट में बदलेगा, रूप होगा पेष्टा। क्या रूप बन जाएगा, पेष्टा। जो त वर्ग है वो किससे बदल जाएगा दोस्तों, ट वर्ग में बदलेगा, त थ द ध न, ये किससे बदल जाएगा, ट ठ ड ढ ण, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। फिर आइएगा, श्लोके प्रथम अंश से अव्ययम वर्तते, श्लोक का जो प्रथम अंश है उसमें कौन सा अव्यय आया है, चंचलम मनः ही या प्रमादी। यहीं से पता चल रहा है ही अव्यय है। कौन सा पद अव्यय आया है, जो ही पद है वो अव्यय आया है, चंचलम नहीं है क्योंकि वो विशेषण शब्द है। मनः ये भी संज्ञा शब्द हो गया, प्रमादी नहीं है। यहाँ कौन सा शब्द हो जाएगा, ही पद है वो क्या है, अव्यय है। ही के कभी भी रूप नहीं चलेंगे, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में ये ही रहेगा, है ना। ही जैसे रामा रामो रामा होता है, इसी तरह ही शब्द के रूप नहीं चलेंगे, ही शब्द के कभी भी रूप नहीं चलेंगे। जैसे पट धातु पटती पटता पटंती होती है, उसमें इसके ही के रूप कभी भी नहीं चलेंगे। फिर आइएगा, पाठ्य विषयेषु कोपि छात्रः दुर्बलः चेत अध्यापकत्वेन भवता कर्तव्यम किम स्यात्। पाठ्य विषय में यदि कोई छात्र दुर्बल है तो एक अध्यापक के रूप में आपका दोस्तों क्या कर्तव्य रहेगा। प्रत्येकम विषयेषु पृथक दौर्बल्यम अन्वेषणम, प्रत्येक विषय में अलग अलग उसकी दुर्बलता की खोज करेंगे। प्रति अकारणम ज्ञातुम प्रयत्न, दुर्बलता ज्ञात्वा तद दूरी कर्तुम प्रयत्न, उसकी दुर्बलता को जान करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से जो है विषय को ये नहीं समझ पा रहा है। उस दुर्बलता को जानेंगे, दुर्बलता को जान करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। दुर्बलता को जान करके
दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किस कारण से बच्चा विषय को समझ नहीं पा रहा है? क्या ये घर पे जाके पढ़ता नहीं है? क्या ये इसका ध्यान स्कूल में पढ़ाते समय कक्षा में नहीं है? क्या ये क्लास से बंक मार रहा है? कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। उसका पारिवारिक परिवेश क्या है? शिक्षण से सिद्धांत वर्तते, शिक्षण का दोस्तों कौन सा सिद्धांत है? रुचि सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, विभिन्न व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत या उपयुक्त सभी है दोस्तों। रुचि का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत भी होता है। तो ये तीनों ही सभी अपन उपयुक्त सभी करेंगे। रुचि का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। खूब सारे जो है आपके सिद्धांत दे रखे हैं। फिर आइएगा, शिक्षक प्रशिक्षण रिक्त स्थान अधिकम महत्व दिए थे। जो शिक्षक प्रशिक्षण है दोस्तों, उसमें अधिक महत्व किस पर दिया जाता है? शिक्षण प्रक्रियाएं, शिक्षण कौशल्य, शिक्षकाएं या शिक्षण अभ्यासाय, शिक्षण कौशलों पर। जो शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं, टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है, शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण कौशलों को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण कौशलों को अधिक महत्व देंगे, तो यहाँ बी विकल्प होगा। फिर आइएगा, यह शिक्षक छात्रान अधिकम वक्तुम प्रेरयते किमर्थम। कोई जो शिक्षक है वो छात्रों को अत्यधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है, उसके पीछे क्या रीजन रहता है? भाषण कौशल वर्धितुम, पठन कौशलम वर्धितुम, लेखन कौशल वर्धितुम, मनन कौशल वर्धितुम। यदि कोई टीचर है दोस्तों बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रार्थना सभा में आगे बुला रहा है कि आज आपको जो है प्रेयर आपको बोलनी है या प्रार्थना आपको बोलनी है, तो वो उसके भाषण कौशल को बढ़ाना चाह रहा है, भाषण कौशल को विकसित करना चाह रहा है। भाषण कौशल को विकसित करना या बढ़ाने के लिए, भाषण कौशल को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प दोस्तों ए लेकर के अपन सही करेंगे कि यदि कोई भी शिक्षक के छात्रों को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है तो वो उसमें भाषण कौशल को बढ़ाना चाहता है। फिर आइएगा, पठन कौशल से विधि वर्तते। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि या अभिव्यक्ति विधि। जल्दी से बताइएगा, पठन कौशल की कौन सी विधि है? पठन कौशल की जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, अक्षर विधि। जो वर्ण विधि है, अक्षर विधि या वर्ण विधि, पठन कौशल की विधि है। पठन कौशल की विधि है। अक्षर विधि या जो वर्ण विधि है वो किस कौशल की विधि है कि सर वो पठन कौशल की विधि मानी गई है। फिर देखिएगा, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्कर्ष बुकशाला की रीट की पुस्तकों पर दोस्तों 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप रीट लेवल फर्स्ट इंग्लिश टीचिंग मेथड, लेवल फर्स्ट सेकंड संस्कृत शिक्षण विद्या, लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विद्या, लेवल सेकंड विज्ञान शिक्षण विद्या, लेवल फर्स्ट सेकंड हिंदी शिक्षण विद्या, लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन शिक्षण विद्या और लेवल फर्स्ट एंड सेकंड बाल विकास एवं शिक्षण विद्या,
कोई भी यदि आप पुस्तक खरीदते हैं तो अप टू 80% तक का डिस्काउंट। जो किताब 90 रुपए में आ रही है वो केवल आपको 63 रुपीज में दी जा रही है। जो बुक 120 रुपए में आ रही है वो केवल आपको 84 रुपीज में दोस्तों उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर आइएगा उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर दोस्तों। उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई सी टेस्ट सीरीज ले आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की ले, नौ सेट की ले, रीट की ले या पशु परिचर की ले, कोई भी लेंगे या आरआरबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज पर भी आपको दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर आइएगा मूल्यांकनम कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत, स्थिर, अवरुद्ध या प्रतिबद्ध। मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। मूल्यांकन एक सतत मतलब निरंतर चलने वाली व व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन दो शब्दों से बना है दोस्तों, मूल्यधन अंकन। मूल्यधन अंकन, ठीक है ना। तो मूल्यांकन दो तरीके से मूल्यांकन, या तो मौखिक परीक्षा होगी या क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। दो तरीके से एक परीक्षा होगी, या तो अपन परीक्षा लेंगे मौखिक होगी या लिखित होगी, या परीक्षा होगी आपकी लिखित परीक्षा। और मौखिक के अंतर्गत अपन कह सकते हैं शलाका परीक्षा ले सकते हैं, शास्त्रार्थ ले सकते हैं, प्रश्नावली हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है जिसको अपन साक्षात्कार कहते हैं। और लिखित परीक्षा होगी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं जिसको अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, और अंत में दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। यहां से भी दोस्तों प्रश्न लगभग पूछा जाता है। यहां से एक प्रश्न परीक्षा में आपके 100% रहेगा। फिर आइएगा अधिगम प्रक्रियायाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति। जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें कौन की विशेष भूमिका होती है? दृश्य उपकरणानाम, दृश्य श्रव्य उपकरणानाम, श्रव्य उपकरणानाम या दर्श पत्रकानाम। अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है? दृश्य श्रव्य उपकरणानाम, जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका होती है। विशेष भूमिका होती है। दृश्य श्रव्य जो उपकरण होते हैं दोस्तों उनकी विशेष भूमिका मानी गई है। तो विकल्प बी आपका सही होगा। फिर आइएगा बालकस्य सामाजिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अस्ति। बालक का जो सामाजिक विकास होता है दोस्तों उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वातावरण, जाति भेद, आनुवंशिकता या कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। बालक का जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है? बालक के सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बहुत अच्छे, वातावरण की। उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के सामाजिक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसकी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ विकल्प अपन ए लेकर के सही करेंगे, वातावरणम। फिर आइएगा
शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य किसको माना गया? उपाधि लाभ, धनोपार्जनम, व्यवसाय निष्ठावर्धनम या सुनागरिक निर्माणम। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य सुनागरिक निर्माण। सुनागरिक निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य किसको माना गया है दोस्तों? सुनागरिक निर्माण। तो यहां पर विकल्प आपका डी लेकर के सही करेंगे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, छात्राणाम अधिगमाय सर्वाधिकम आवश्यकम, छात्रों के अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? कि छात्र जिससे अधिक से अधिक अध्ययन करे। आप क्या करेंगे कि छात्र अधिक से अधिक पढ़ाई करे? अभिप्रेरणा, सहायक पुस्तकानि, पित्रोः, वात्सल्यम या शिक्षण विद्या, है ना? कि छात्र अधिक से अधिक प्रेरित हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? मोटिवेशन देंगे, अभिप्रेरित करेंगे बच्चों को, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन करना, है ना? छात्र के अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन कहा जाता है, आवश्यक है। मोटिवेट करना दोस्तों, जिससे बच्चा अधिक से अधिक जो है अपने विषय पर ध्यान दे और जो है तैयारी को चालू रखे, जिससे क्या है कि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन को प्राप्त कर सके। तो ये थे दोस्तों कुछ अपन ने प्रश्न किए इसमें, है ना? सर कहेंगे सर इसमें आप 2 गद्यांश क्यों लाए, 2 पद्यांश क्यों लाए? आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उन जो पद्यांश और गद्यांश को समझ करके वहां से जो व्याकरण के प्रश्न हैं, उन व्याकरण के प्रश्नों को आप दोस्तों कैसे हल करते हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 गद्यांश और 2 पद्यांश लिए थे। और कुछ आपके जो है शिक्षण वीडियो से संबंधित प्रश्नों पर सामान्य प्रश्न लाया था कि जो अगर बिना तैयारी के, कुछ प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में ऐसे रहते हैं जिनको अपन बिना तैयारी के भी कई प्रश्न होते हैं, अपन उनको हल कर सकते हैं। और कई जो प्रश्न होते हैं वो एकदम जो मैटर होगा उसमें से ही पूछे जाते हैं, कि जैसे किसी के भाग पूछ लिया या किसी के प्रकार पूछ लिए, तो वो तो दोस्तों कहाँ से संभव होंगे कि वो चीजें अपन को दोस्तों पढ़नी ही होती है। तो यहाँ पर जो है छात्रों के अधिगम के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक है वो क्या होता है कि सर वो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का प्रश्न पत्र, है ना? कल अपन जो है नेक्स्ट प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।